गुड इवनिंग सर। सोनल जी, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? हाँ सर, यस सर। क्लियर। ठीक है। यहाँ ऐसे की बात अगर हम लोग करें तो पिछली बार हम लोगों ने ऐसे देखे थे साहित्य के ऊपर, है ना? और मैंने आपको तीन ऐसे लिखने को दिए थे। एक मेरे ख्याल से था साहित्य में लोक मंगल की भावना, और एक था साहित्य समाज का दर्पण है, और एक कोई और था ना, कौन सा था? साहित्य और समाज का संबंध। तो आज हम लोग बात करेंगे साहित्य और नैतिक मूल्य की। तो साहित्य और नैतिक मूल्य में अगर देखा जाए तो नैतिक मूल्य का मतलब बेसिकली क्या होता है, पता है आप लोगों को? नैतिक मूल्य किसे कहते हैं? नैतिक मूल्य को अगर हम इंग्लिश में बोले तो एथिकल वैल्यूज होता है। क्या होता है नैतिक मूल्य? कोई भी कुछ भी, सही गलत कुछ भी बोलिए, लेकिन बोलिए जरूर। सर, इथिकल वैल्यूज मतलब होता है कि हमेशा मतलब हम्म। सही बोलें और बिल्कुल अनुशासन अनुशासन में रहें। बिल्कुल जो आइडेंटिकल होता है, मतलब कि जो आइडियल चीजें होती हैं वही चीजें शायद इथिकल वैल्यूज में आती हैं। हाँ, देखिए एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स का मतलब होता है नैतिकता। ठीक। नैतिकता का मतलब होता है सही और गलत में से गलत को ठुकराना और सही को अपनाना। ठीक है। यानी कि वो चीजें जो हमको सही और गलत के बीच में अंतर करने के लिए सक्षम बनाती हैं, वो चीजें क्या कहलाती हैं? हमारी नैतिक वैल्यूज या नैतिक मूल्य कहलाते हैं। ठीक। तो आप लिख लीजिए कि नैतिक मूल्य क्या होता है। आगे हम लोग इसको यूज करेंगे डेफिनेशन को। और नैतिक मूल्य का मतलब होता है, कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना जी सर। सभी लोग? यस सर। हाँ। तो नैतिक मूल्य वे सिद्धांत और, यस। हाँ जी, कुछ कह रही हैं सोनल जी? नहीं सर, नहीं सर। और मानदंड होते हैं। नैतिक मूल्य वे सिद्धांत और मानदंड होते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार और निर्णयों को, व्यवहार या निर्णयों को नहीं, व्यवहार या निर्णयों में सही या गलत के आधार पर मार्गदर्शन करते, सही या गलत के आधार पर मार्गदर्शन करते हैं। अब ये नैतिक मूल्य लेके कोई जन्म नहीं लेता है, ये नैतिक मूल्य समाज में ही विकसित होते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो हर तरह की एक्टिविटी करता है, तो उसके माँ बाप, उससे बड़े उसको समझाते हैं कि ये मत करो वो मत करो। तो यहीं से नैतिक मूल्यों के जो डेवलपमेंट है उसका जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है, और यहीं से बच्चा समझना शुरू कर देता है कि क्या सही है क्या गलत। और फिर वो अपने जीवन में जब आगे बढ़ता है तो जो समाज है, सामाजिक जो नियम कायदे हैं उनको वो सीखता है। धर्म के हिसाब से वो सीखता है कि क्या सही है क्या गलत। तो जब वो स्कूल जाता है तो स्कूल में वो सीखता है क्या सही है गलत। तो ये पूरा जो एक समाज है, ये पूरा जो एक एनवायरनमेंट है उसके चारों तरफ, ये पूरा जो इकोसिस्टम उसके चारों तरफ है, ये उस बच्चे के जो जिसने भी जन्म लिया है उसके आगे के जीवन में ये चीजें वो डेवलप करता है, विकसित करता है। तो इस तरीके से एक व्यक्ति के अंदर, एक मनुष्य के अंदर, एक बच्चे के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास होता है। ठीक है। तो ये मूल्य समाज, कॉमा, संस्कृति, धर्म और व्यक्तिगत अनुभवों, और व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से विकसित होते हैं, के माध्यम से विकसित होते हैं। ठीक है। क्लियर। और इन नैतिक मूल्यों का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या होता है?
इसको भी लिख लीजिएगा कि नैतिक मूल्यों का उद्देश्य व्यक्ति को एक अच्छा और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देना होता है। अच्छा और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देना इनका जो है वो उद्देश्य होता है। ठीक है, क्लियर। तो नैतिक मूल्यों का उद्देश्य व्यक्ति को एक अच्छा और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देना होता है। ठीक है, तो जैसे ईमानदारी हो गया, झूठ बोलना हो गया, ये सब इसी में आता है। हाँ बिल्कुल, ईमानदारी हो गई, दोस्तों के प्रति सहानुभूति रखना हो गया, न्याय की भावना हो गया, दोस्तों को सम्मान देना, दोस्तों की विचारधारा को सम्मान देना, अपने उत्तरदायित्व को महसूस करना, ये सब चीजें क्या हैं? ये सब ये नैतिक मूल्य, ये बेसिकली यही सब नैतिक मूल्य हैं। अच्छा आचरण करें, अपने काम को कर्तव्य निष्ठा से निभाएं, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें क्या है? झूठ ना बोलें, सच बोले, हिंसा ना करें, किसी को परेशान ना करें, दूसरे की इच्छाओं का ध्यान रखें, ये सब चीजें नैतिक मूल्य हैं। भ्रष्टाचार ना करें, ये सब चीजें नैतिक मूल्य। ठीक है, तो एक बहुत लंबी लिस्ट है नैतिक मूल्यों की। ठीक, अब ये नैतिक मूल्य बेसिकली क्या होते हैं? किसी भी व्यक्ति और समाज को बेहतर बनाने में ये सहायता करते हैं। अगर किसी समाज में नैतिक मूल्य नहीं होगा तो वो समाज क्या हो जाएगा? वो समाज पतन की ओर अग्रसर हो जाएगा। और हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि जो साहित्य है वो एक साहित्यकार सृजित करता है, और वो साहित्यकार क्योंकि उसी समाज का भाग है तो वो समाज में होने वाली घटनाओं को देखता है, महसूस करता है और उसको कागज पर उतारता है साहित्य के रूप में। और क्योंकि वो खुद उस समाज का भाग है तो और क्योंकि वो समाज का भाग है और खुद भी एक मनुष्य है जो हमेशा कल्याण, अपना भला चाहेगा, है ना? कोई भी मनुष्य अपना बुरा नहीं चाहेगा, और वो व्यक्ति ये जानता है कि अगर समाज में ये नैतिक मूल्यों का ह्रास होता रहा, नैतिक मूल्यों की गिरावट होती रही और समाज का पतन होता जाएगा तो हम भी समाज के साथ पतित हो जाएंगे एक दिन। तो वो अपने आप को इस चीज से रोक नहीं पाएगा कि वो इस बारे में अपने सुझाव दे, वो समाज की बुराइयों को समाज के सामने रखे और समाज के सामने रखकर उनमें किस तरीके से सुधार किया जा सकता है इस बारे में अपनी राय ना व्यक्त करे। तो साहित्य क्या है? साहित्य देखता है कि समाज में नैतिक मूल्य है या नहीं है, और उन नैतिक मूल्यों को और उन नैतिक मूल्यों में जो कमियां आ रही हैं उनको अपने पात्रों के माध्यम से समाज के समक्ष प्रस्तुत करता है। समाज के समक्ष प्रस्तुत करके समाज को एक प्रेरणा देता है कि वो भी इन नैतिक मूल्यों को आत्मसात करे और अपने जीवन को बेहतर बनाए। और इन नैतिक मूल्यों का उदाहरण अगर हम देखें तो साहित्य में बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे महाकाव्य होते हैं। जैसे हम रामायण की बात करें, हम महाभारत की बात करें, या हम किसी भी और गीता की बात कर लें, हम कुरान की बात करें, कुरान में भी नैतिक मूल्य दिए हुए हैं, बाइबल में भी नैतिक मूल्य दिए हैं। किसी भी धर्म का कोई भी साहित्य उठा लें आप, उसमें नैतिक मूल्यों की बात होती है। रामायण में भगवान राम का सहारा लेकर बताया गया है कि किस तरीके से एक आदर्श व्यक्तित्व बनाया जा सकता है। श्रवण कुमार का सहारा लेके बताया गया है कि जो माता पिता हैं उनकी सेवा बहुत बड़ा काम होता है। जो बजरंग बली हैं, हनुमान जी का सहारा लेके बताया गया कि स्वामी भक्ति और जो कर्तव्य निष्ठा है वो भी मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, वहीं महाभारत में हमको बताया गया है, क्या बताया गया है कि जो सत्य है, जो धर्म है और जो अधर्म है, उसका पालन करने में अगर आपके सगे संबंधी, आपके घनिष्ठ भी बाधा उत्पन्न करते हैं तो आपको उन्हें क्या कर देना चाहिए? इग्नोर कर देना चाहिए और हमेशा सत्य का, धर्म का रास्ता अपनाना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये क्या बता रही हैं? कि यही बता रही हैं कि एक नैतिक मूल्य जरूरी है जीवन में। ठीक है, और ये कौन बता रहा है? ये हमारा साहित्य बता रहा है, हमारा प्राचीन साहित्य बता रहा है। मैं लिखवाऊंगा अभी ये सब चीजें, अभी केवल समझ लीजिए आप इस बात को। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? जी सर। तो साहित्य एक रोल प्ले करता है नैतिक मूल्यों को इनकल्कुलेट करने के लिए, उसको समाज के सामने प्रस्तुत करके समाज को नैतिक मूल्य सिखाने के लिए वो एक रोल प्ले करता है। क्यों? ये भी चीज वहीं से निकल के आ रही है क्योंकि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है। समाज में जो हो रहा है वो दिखाता है, वो बिल्कुल एज इट इज शो करने की कोशिश करता है। एज इट इज तो शो नहीं कर सकता, ठीक है,
लेकिन फिर भी वो अधिकांश चीजों को शो करने की कोशिश करता है और आपकी अच्छाइयों और बुराइयों को उघाड़ कर आपके सामने रख देता है। और केवल रख ही नहीं देता, आपको उनसे सुधरने के, आपको उनको बेहतर करने के उपाय बताने की कोशिश भी करता है। क्लियर ये? ठीक है। तो हमारे पूरा जो ये ऐसे है, ऐसे का यही एसेंस है कि साहित्य और नैतिक मूल्य। साहित्य क्या है, नैतिक मूल्य क्या है, साहित्य किस प्रकार से नैतिक मूल्यों को समाज में प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, किस तरीके से समाज को यह शिक्षा देने की कोशिश करता है कि नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए, समाज उसको किस रूप में लेता है, समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, यही सब चीजें हमको इस ऐसे में देखनी है। जैसे हम क्या देखेंगे, साहित्य क्या है, तो ये तो हमको पता है साहित्य क्या है। नैतिक मूल्य क्या है, ठीक। फिर हम लोग क्या इसमें ऐसे में अपने बताएंगे कि साहित्य किस प्रकार से समाज के नैतिक मूल्यों में योगदान देता है, समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और फिर हम इस ऐसे को एक उपसंहार के साथ खत्म। ठीक है। तो ये इस तरीके से हमको यहाँ पर आगे बढ़ना है। कुछ यहाँ पर चीजें हैं जो हम इस ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ बातें हैं जो हम इस ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। न्यूज ये पेज चेंज कर दें। जी सर। यस सर। ठीक है। जैसे अगर हम लोग देखें तो इस ऐसे में हम जो इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ कविताएं, कुछ उक्तियां वगैरह वगैरह, वो हम लोग नोट कर लेते हैं। जैसे अकबर इलाहाबादी का एक शेर है। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है कि खींचो ना कमानों को, न तलवार निकालो। ठीक है। जब तो मुकाबिल हो अखबार निकालो। कहां पर यूज कर सकते हैं देखेंगे अभी। ठीक है। ऐसे ही ये क्या है? तोप। तोप, जब तोप मुकाबिल हो, मुकाबिल मतलब सामने हो, उसका मुकाबला करना हो तो अखबार निकालो। ठीक है। ठीक। ऐसे ही भर्तृहरि, भर्तृहरि ने लिखा है कि साहित्य, संगीत, कला विहीना, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति साहित्य से, संगीत से, कला से विहीन है, ठीक है, तो वो व्यक्ति साक्षात पशु के समान है, बस उसके पूंछ नहीं है और सींग नहीं। ठीक है। बिना पूंछ और बिना सींग के पशु के समान होता है वह व्यक्ति जो साहित्य, संगीत और कला से विहीन होता है। ठीक है। जैसे अगर हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि नैतिकता की कमी से पीढ़ी आत्मोग्धता, स्वार्थ, हिंसा और जो बाकी बुराइयां हैं उनके दलदल में चली जाती है, उसमें जाने लगती है। ठीक है। और अगर सार्थक साहित्य नहीं होगा तो ये जो नैतिकता है इसकी कमी समाज में होती चली जाएगी, क्योंकि आपको आपकी कमियों को बताने के लिए जो साहित्य है वो है ही नहीं। ठीक है। जो सार्थक साहित्य है वो हमेशा नैतिकता का पाठ पढ़ाता है,
और उस नैतिकता के पाठ को पढ़ाकर लोगों को इन समस्याओं से उबार सकता है। ठीक है। नैतिकता और नैतिक मूल्य के माध्यम, यानी कि जो साहित्य है वो नैतिकता और नैतिक मूल्य का माध्यम है। और जो साहित्य ही नहीं होगा, व्यक्ति साहित्य से संबंधित ही नहीं है, साहित्य से विहीन है वो व्यक्ति, तो वो नैतिकता, नैतिक मूल्यों, नैतिक आचरण वगैरह से भी विहीन होगा। और ऐसा व्यक्ति जो नैतिकता, नैतिक आचरण और नैतिक मूल्यों से विहीन है, वो पशु ही है। क्यों? क्योंकि पशु और मनुष्य में नैतिकता का ही तो अंतर है। ठीक है। मनुष्य जो है उसको भगवान ने बुद्धि दी है, वो सोच सकता है, समझ सकता है, अच्छे और बुरे का निर्णय ले सकता है। और अगर वो अच्छे और बुरे का निर्णय नहीं ले पाएगा तो वो क्या है? वो साक्षात पशु के समान है, बिना पूंछ और बिना सींग के पशु के समान। अभी हम लोग इसको भी अपने ऐसे में यूज करेंगे। इसका मतलब और इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो आपको क्लियर हुआ? सर बाउंस ये, तो नहीं? हाँ हाँ, ये दूसरा वाला क्लियर हो गया, पहला वाला सर एक बार फिर से पहला बता वाला मैं दीजिए। अभी यूज करूंगा तो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। ठीक है सर। ठीक। ऐसे ही अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने भी एक बात कही है, उनको भी नोट कर लीजिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये डायरेक्टली जो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो बात कह रहे हैं, ये डायरेक्टली तो नैतिकता की बात नहीं करता, लेकिन हम इसको घुमा फिरा के यूज कर सकते हैं किसी भी तरीके से। ठीक है। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा तब ये हमारा यूज हो पाएगा। ये क्या कह रहे हैं? इन्होंने अपनी एक कविता में लिखा है कि है जनमन मोहन के लिए मधुमय ऋतु से ना कम। ठीक है। संसार सरोवर के लिए है साहित्य सरोज सम। ठीक। यानी कि जन के मन को मोहने के लिए ये किसी मधुमय ऋतु से कम नहीं है साहित्य। और ये इस प्रकार का है, जैसे एक सरोवर के लिए कमल होता है ना, वैसे ही साहित्य संसार सरोवर के लिए कमल के समान है। किसी भी सरोवर में जब कमल का पुष्प उग जाता है, कमल का पुष्प खिल जाता है, तो उस सरोवर की जो सुंदरता है वो बढ़ जाती है। ऐसे ही जो संसार है, उस संसार रूपी सरोवर की सुंदरता कब बढ़ेगी? संसार रूपी सरोवर की सुंदरता बढ़ेगी तब जब संसार में सभी लोगों का कल्याण होगा, संसार में नैतिकता होगी, मनुष्य नैतिक मूल्यों का पालन करेंगे। और इन नैतिक मूल्यों का पालन करने के लिए उसको प्रेरित कौन करता है? इन नैतिक मूल्यों का पालन करने के लिए उसको प्रेरणा प्रदान करता है साहित्य। इसलिए ये जो साहित्य है ये संसार रूपी सरोवर के लिए कमल के समान है। क्लियर? जी सर। ठीक है। बाउंस यस तो नहीं हो रहा बहुत ज्यादा? समझ में आ रहा ना नहीं अच्छी नहीं तरीके से? नहीं जी सर, सर यस सर, यस सर। ठीक है। हाँ सर। ठीक। ऐसे ही मैथिली शरण गुप्ता, अब जरूरी नहीं कि आप इनको इन सभी को यूज करें, है ना। बहुत ज्यादा भर देंगे 6-7 शब्दों में चीजों को तो वो सोचेगा कि इसको तो कुछ आता नहीं, बस भर ही दिया है। ठीक। तो अपने विचार भी तो लिखने हैं। ठीक। तो ये इनमें से दो तीन, एक दो का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने विचारों के हिसाब से। ऐसे ही मैथिली शरण गुप्ता ने कहा है, मैथिली शरण गुप्त। ठीक। अच्छा, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं। अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है,
मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं। ठीक। अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं। इसको भी हम घुमा फिरा के यूज कर लेंगे साहित्य और नैतिकता के बीच में। इसको तो हम साहित्य से संबंधित किसी भी ऐसे में यूज कर सकते हैं। अब जैसे एक जो जीवंत देश होता है, उस जीवंत देश की पहचान क्या होती है? जीवंत देश या जीवंत स्थान की पहचान होती है कि वहां पर जो भी लोग हैं, जो भी नागरिक हैं, जो भी प्राणी हैं, वो प्राणी सुख से रहें, चैन से रहें, उनके जीवन में आदर्श हो और जिनके जीवन में मूल्य रहें। तो अगर किसी देश में नैतिक मूल्य नहीं है, नैतिक आदर्श नहीं है, तो ऐसे देश के लोग किसके समान हैं? मृत के समान हैं, मुर्दों के समान हैं। ठीक है। तो अगर नैतिकता नहीं है, अगर आदर्श नहीं है, और अगर मूल्य नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जीवित नहीं है, बल्कि वो मृत है, वो मुर्दों के समान है। और फिर से वही बात कि इन सभी चीजों को व्यक्तियों के अंदर जगाने का काम कौन करता है? एक सार्थक साहित्य करता है। तो अगर सार्थक साहित्य नहीं है, तो उस देश के लोग, उस जगह के लोग, उस स्थान के लोग जहां पर भी सार्थक साहित्य के की अनुपस्थिति है, वो लोग नैतिक मूल्यों से, नैतिक आचारों से, नैतिक आदर्शों से परिचित नहीं हो पाएंगे। परिचित हैं भी तो प्रेरित नहीं हो पाएंगे उनको अपने जीवन में समाहित करने के लिए, क्योंकि उनके सामने साहित्य के द्वारा ऐसा कोई आदर्श प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए वह देश मुर्दा है जहां तो साहित्य ये वाली नहीं लाइन है। फिर से रिपीट करिएगा तो, ये पिछली दो दो लाइन। कौन सी दो लाइनें? जो मैंने अभी एक्सप्लेन करी है ना। हाँ, अभी अभी जो क्या है। अब मैं ये कह रहा था कि अगर किसी देश के लोगों के अंदर नैतिकता नहीं है, नैतिक मूल्य नहीं है, आदर्श नहीं है, तो वह व्यक्ति और वह देश मृत के समान है। और ऐसे चीजों को उस व्यक्ति और समाज के लोगों के अंदर उत्पन्न करने का कार्य साहित्य का होता है। तो अगर सार्थक साहित्य की अनुपस्थिति है उस समाज में, तो उस समाज में नैतिक मूल्यों के लिए लोग प्रेरित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके सामने ऐसा कोई आदर्श रखा ही नहीं गया होगा जो उनको प्रेरित करे नैतिक मूल्यों को अपनाने के लिए। इसलिए इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जहां साहित्य नहीं है, वह देश, वह समाज मृत के समान। ठीक है। ठीक है। ये सब। सभी लोगों को समझ में आ रहा, क्लियर हो गया ना ये पॉइंट कि इसको कैसे यूज यस कर सर। सकते हैं? ठीक है। देखिए, यस कभी सर। कभार तो आपको डायरेक्टली चीजें मिल जाती हैं, उनको आप एज इट इज रख सकते हैं, और कभी कभार क्या होता है कि एज इट इज नहीं, बल्कि आपको थोड़ा सा वहां पर शब्दों के साथ खेलना पड़ता है। ठीक है। उसका मतलब थोड़ा सा निकालना पड़ता है, और उसको फिर आप जब ऐसे में रखते हैं तो उसका जो जो एक इफेक्ट होता है वो बहुत कमाल का आ जाता है। ठीक। अब हम लोग शुरुआत कर लेते हैं साहित्य और नैतिक मूल्य से संबंधित निबंध। इस निबंध की शुरुआत आप इनमें से किसी उक्ति से कर सकते हैं, या इसका शुरुआत आप किसी कथन से कर सकते हैं। तो हम लोग इस निबंध की शुरुआत एक कथन से करते हैं। ठीक। मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं। जी सर। बेनिफिट हो रहा है ना आप लोगों को ऐसे में? तो सुधार महसूस हो रहा है अपने में? जी हाँ, सब सर। काफी है। यस। पहले वाले साहित्य वाले वीडियो की कंपैरिजन में ये वाला अच्छा समझ में आ रहा है, हाँ, धीमे मतलब। धीमे आगे बढ़ेंगे ना, तो जैसे जैसे दिमाग खुलता जाएगा, जैसे जैसे चीजें क्लियरिटी आती जाएगी, वैसे वैसे आगे और समझ में आता जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो साहित्य और नैतिक मूल्य की शुरुआत हम किससे कर सकते हैं? कथन है, महात्मा गांधी का कथन है, हम उसकी शुरुआत कर सकते हैं। और कथन को जब भी लिखिए आप हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिए। क्या लिखेंगे? साहित्य। क्या कथन था उनका? साहित्य मानव जीवन का दर्पण है, जिसमें सत्य, सदाचार, ये कॉमा नहीं है, और सद्भावना का प्रतिबिंब झलकता है।
किसने लिखा था? इसका कथन है ये महात्मा गांधी का कथन है। जब भी किसी का कथन दें तो उसके कथन के बाद उसका नाम लिखें डैश लगा के सबसे दाईं तरफ, और नाम के नीचे अंडरलाइन करें। ठीक है, क्लियर? मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब भी कोई कथन दें, जब भी कोई उक्ति दें, जब भी कोई दोहा दें, जब भी कोई श्लोक दें, कविता दें, तो उसको निबंध के साथ जरूर से जरूर जोड़ें। ठीक, तो हम इसको अब जोड़ लेंगे प्रस्तावना में। और कैसे जोड़ेंगे? हम लिखेंगे कि यह कथन साहित्य और नैतिक मूल्यों के बीच अटूट संबंध, साहित्य और नैतिक मूल्यों के बीच अटूट संबंध को उजागर करता है। साहित्य, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं होता है। साहित्य मनोरंजन के मुलम्मे में, मनोरंजन की मीठी चाशनी में लपेट कर आपको मूल्य देता है, आपको संदेश देता है आपके जीवन को बेहतर बनाने का। तो अगर कोई चीज केवल मनोरंजन का साधन है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सड़क के किनारे बिकने वाला लुगदी साहित्य, ठीक, बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं, मनोहर कहानियां, ठीक है, बहुत सारे उपन्यासकार हैं जैसे हम लोगों ने नाम देखे थे, जो बेकार और रद्दी क्वालिटी के लुगदी साहित्य वाले उपन्यास लिखते हैं। तो वो उनका उद्देश्य केवल मनोरंजन होना होता है। उनको पढ़ने के बाद आप भूल जाते हैं, आपको याद ही नहीं होता। कोई चुटकुले की किताब है, चुटकुला पढ़ के भूल गए, याद ही नहीं हो, तो इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। तो जिस सर ये भी पर्टिकुलर वर्ड क्या बोले हैं, कौन सा साहित्य होता है? लुगदी मतलब साहित्य, क्या? लुगदी? हाँ, लुगदी साहित्य। इसको निबंध में नहीं यूज करना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, कि जो लुगदी साहित्य है इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन होता है, और जिस भी चीज का उद्देश्य मनोरंजन है वो साहित्य नहीं है। जब तक वो चीज आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास ना करे, जब तक उस चीज को पढ़कर आपका मन झंकृत ना हो जाए, जब तक उस चीज को पढ़कर आपको अपनी कमियां ना महसूस हो, तब तक वो चीज साहित्य नहीं मानी जाएगी। यानी कि साहित्य का उद्देश्य केवल और केवल मनोरंजन नहीं होता है। ठीक है, तो साहित्य आगे क्या है? साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, फिर क्या है? बल्कि यह हमें, अब इसको नैतिकता से जोड़ देंगे क्योंकि नैतिक मूल्य पर है ना, बल्कि यह हमें नैतिकता, मूल्यों और जीवन के सद्गुणों के बारे में भी शिक्षित करता है। ये हो गई आपकी प्रस्ताव। जरा गिनिए कितने शब्द हो गए? ये ऊपर वाला ये जो है ना कथन, इसको छोड़ के गिनिएगा जरा, कितने हो गए? 35। 35। ठीक है, ऊपर वाले को मिला लें तो लगभग 50 के आसपास हो जाएंगे, जी है ना? और मैंने आपसे क्या बोला था कि 600 शब्दों का निबंध है तो 50 से 60 के बीच में आपकी प्रस्तावना होनी चाहिए। तो देखिए, इस प्रस्तावना में हमने 50 से 60 के बीच में समेट भी दिया। और क्या देखिए, मतलब क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि ये प्रस्तावना पूरे निबंध का एसेंस आपको दे रही है कि नहीं दे रही यस है? ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है कि प्रस्तावना 50 से 60 शब्दों में हो जाए। और फिर मैंने आपको बताया था कि आगे जो पैराग्राफ्स होंगे आपके, वो पैराग्राफ्स आपके 60 से 100, मैक्सिमम 120 शब्दों में सिमट जाए, उसके ऊपर ना जाए। क्योंकि बहुत बड़े जो पैराग्राफ जब हो जाते हैं या बहुत बड़े वाक्य जब हो जाते हैं
तो वाक्य या पैराग्राफ के अंत में पहुंचते पहुंचते शुरुआत का भूल जाता है, एग्जामिनर के शुरुआत में लिखा क्या था, और फ्लो टूट जाता है उसका। और एक अच्छे निबंध की पहचान होती है कि फ्लो बना रहना चाहिए, फ्लो टूटना नहीं चाहिए। अगर फ्लो टूट गया तो वो निबंध निबंध नहीं रहा, और आपके नंबर क्या कर देगा, एग्जामिनर कम कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रस्तावना। अब मैं आपको बाकी कोट कर देता हूं, आप उसको लिखते जाइए और समझते जाइए, और उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब ये हमने सर प्रस्ताव। हाँ जी, बोलिए। सर ये हाँ कह जी। रहे सर पैराग्राफ जो है 60 होना चाहिए, 60 शब्द होना चाहिए नहीं सभी नहीं, मैंने पैराग्राफ। कहा, नहीं नहीं, मैंने कहा जी पैराग्राफ 60 से कम ना हो। जी जी। ठीक है, और मैक्सिमम पैराग्राफ 100 से 120 100। शब्दों से ज्यादा ना। ओके ठीक है। सर। हाँ, ठीक। अब मान ठीक लीजिए कि है। मजबूरी है तो 60 से कम भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जी ये कोई सेट नियम है, लेकिन कोशिश करें जी कि इसी के बीच में रहे। जी सर। ठीक है ठीक सर। है, ऐसा देखने में भी अच्छा लगता है, पढ़ने और समझने में भी आसानी रहती है एग्जामिनर को, और नंबर देने में भी वो खुश हो जाता है। ठीक ठीक है, है। जी सर। अब ठीक है चलते सर। हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आगे हम लोग देखें कि अब अगले पैरा पे चलते हैं, और अब हम बात करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अगले पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, अगले पैराग्राफ में लिखते हैं कि साहित्य बेसिकली किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, साहित्य, और साहित्य है क्या, ये भी मैंने बताया था आपको कि अगले पॉइंट में क्या लिखना, साहित्य क्या है। और ये लिखते समय हम, जो देखिए, ऐसे का जो थीम है उस थीम से कभी भी डाइवर्ट मत हो। यहाँ पर ऐसे नैतिक मूल्य से संबंधित है, तो आप जब साहित्य के बारे, साहित्य को परिभाषित करने के बाद भी करें, तो कहीं ना कहीं उसको उस थीम के हिसाब से परिभाषित करें, उस थीम के हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो साहित्य, हम बता रहे हैं साहित्य क्या है, लेकिन इसको नैतिक मूल्यों से जोड़ते हुए आगे चले। साहित्य क्या है, साहित्य, ये पैराग्राफ कॉमा नहीं है, ठीक है, साहित्य मानवीय अनुभवों और भावनाओं का सजीव चित्रण है। ठीक है, यह हमें जीवन के विविध पहलुओं को समझने और उन पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, यह फिर से केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, यह यह समाज के नैतिक मूल्यों, संस्कृति और आदर्शों का प्रमुख संरक्षक भी है। ठीक है, साहित्य के माध्यम से नैतिकता और मूल्य संबंधी विचारों को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है, जी कॉमा, जो समाज को, समाज के
विकास और सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पैराग्राफ कंप्लीट। ठीक। 60-70 के आसपास होंगे शब्द इसमें, है ना? ठीक है, क्लियर? यस सर। नोट करके जा रहे हैं? यस सर। ठीक है। तो ये पैराग्राफ में कोई डाउट? ठीक है, दिमाग में बैठ रही है ना बातें कि किस किस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं? सीमा जी। साहित्य से। हाँ बोलिए। यस कह रहे हैं सर, सर, मूल्य साहित्य से। हाँ पंकज जी आप बोलिए पहले। जी, ये कह रहे हैं सर कि हम्म, ये जो जो इसका डायरेक्शन है वो साहित्य से हम्म, और नैतिकता की तरफ जोड़ते हुए हाँ जा रहा है पूरा चीज बिल्कुल। को। देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ऐसे के थीम से बाहर ना जाए, आप ऐसे के थीम में रहें, आप बिल्कुल भी उससे मतलब डेविएट ना होने पाए, क्योंकि जहां आप भटके वहां ऐसे भटक जाएगा। तो आपको ये जो बातें हैं ये हर पैराग्राफ में घुमा फिरा के लानी है कि साहित्य और नैतिक मूल्य, क्योंकि अगर हम भटकेंगे तो हम भटकते चले जाएंगे और फिर हम कहाँ जाके ऐसे को खत्म करेंगे हमें नहीं पता। ठीक है, और एग्जामिनर यही चाहता है कि ये जो थीम दिया इस थीम के हिसाब से आप अपने विचारों को इस पर व्यक्त करें एक सिस्टमैटिक तरीके से। ठीक। और इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कोई भी ऐसे लिखने के पहले आप 10 मिनट का समय लीजिए और 10 मिनट के समय में आप एक रफ ड्राफ्ट बना लीजिए अपने विचारों को, जो भी विचार आपके दिमाग में उससे संबंधित आ रहे हैं, एक रफ पेपर में, कॉपी में, एग्जाम एग्जाम कॉपी में सबसे पिछले वाले पन्ने में जो रफ कार्य लिखा होता है उनके पीछे आपको मिलते हैं पन्ने, आखिरी में 2-3 पन्ने वहां रहते हैं, उनमें आप क्या कर लीजिए, रफली उसका ड्राफ्टिंग कर लीजिए और रफ ड्राफ्टिंग करने के बाद उनको सिस्टमेटिकली एडजस्ट कर लीजिए कि कौन सा किस हेडिंग या किस पैराग्राफ में आपको दिखाना है, और फिर उसके बाद अपना ऐसे लिखिए। तो इससे क्या होगा, आप में भटकाव नहीं आएगा। ठीक है, और आपका ऐसे जो होगा वो सिस्टमैटिक बना रहे। ठीक है, क्लियर? और कोई कुछ बोल रहे थे? सर, मूल्य संबंधी विचारों को उसके बाद क्या लिखा है? मूल्य संबंधी एक सेकंड। थर्ड लास्ट लाइन। सशक्त, सशक्त, हाँ सशक्त रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है, जो समाज के विकास और सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते ओके सर। हैं। ठीक। अब अगला सर एक पैराग्राफ। क्वेश्चन हाँ है सर। बोलिए। सर ये कि सर इनकी सर प्रैक्टिस कैसे की जाए सर, कुछ ये समझ में नहीं आ रहा है सर। देखिए, प्रैक्टिस के धर्मेंद्र जी आप पिछली क्लासेस में थे, जी है ना? प्रैक्टिस के जी लिए जी मैंने आपको ऐसे दिए थे और पिछली बार मैंने आपको 3 ऐसे दिए थे। हर क्लास में मैं आपको लिखने के लिए ऐसे देता हूँ। पहली जी क्लास जी में मैंने आपको ऐसे लिखने को दिया था महिला सशक्तिकरण के लिए, आप लोगों ने लिखा, जी मैंने उसको इवेलुएट करके और जो भी फीडबैक था वो देते हुए आपको भेजा। ठीक है। जी जी साहित्य सर। और संस्कृति का पिछली बार जब मैंने क्लास लिया था तो उसमें मैंने आपको 3 ऐसे लिखने को दिए थे जो आप लोगों ने लिख के भेजे हैं। धर्मेंद्र जी 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 आपका नहीं आया है लेकिन अभी आया है, भेजा है आपने? जी सर, भेज दिया सर। हाँ हाँ ठीक ठीक, आपका आया है। ठीक, अभी आज ही मैंने देखा आपका। ठीक है, तो जी आपका आया है और उसको फिर मैं अभी इवेलुएट करके दे दूंगा, तो जो भी गलतियां हैं जो भी कमियां हैं वो उसमें जी जो भी लिखी हो उसको देख के आप उस ऐसे को दोबारा से लिखिए। ठीक जी है। और जैसा मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीक से हम लोग संडे संडे टेस्ट लेते चलेंगे, और संडे के टेस्ट में आपका ऐसे का भी टेस्ट होगा, आपका ड्राफ्टिंग का भी टेस्ट होगा, आपका जो क्या नाम है उसका, बाकी जो चीजें हैं उनका भी सर टेस्ट होता मेरा रहेगा। सर मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ सर, जैसे कोई ऐसे आता है उसकी हम्म, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे 8 बार 10 बार जैसे मतलब लिखेंगे नहीं, हम्म, तो वो तो सर याद मतलब एक तरीके से याद हो जाना चाहिए। लेकिन हम्म, दिक्कत ये आती है जैसे याद नहीं हो पा रहा है, और अगर बार बार अलग अलग नया नया ऐसे लिखेंगे
हाँ। मतलब वो फिर कैसे पूरा हो पाएगा एग्जाम में, कैसे हो पाएगा? देखिए, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी निबंध लिखिए तो उस निबंध का या जो भी टॉपिक है उस टॉपिक की बेसिक बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। जी सर। अब फॉर एग्जाम्पल महिला सशक्तिकरण का निबंध है तो महिला सशक्तिकरण के जो बेसिक बातें हैं वो अगर आपके दिमाग में है, आपको जी सर। उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, तो वो जी निबंध आप लिख लेंगे। भले ही हर बार उस निबंध को लिखने का तरीका आपका बदल जाए, भले ही उस जी निबंध को लिखने की आपकी जो भाषा है वो बदल जाए, ठीक है, जी सर। लेकिन निबंध आप लिख लेंगे, ठीक। तो मेन ठीक है। चीज ये है कि आप निबंध को समझिए और निबंध को लिखने की प्रैक्टिस करिए। फॉर एग्जाम्पल आपने एक निबंध लिख लिया, जैसे मैं ये निबंध आज आपको लिखवा रहा हूँ, ये निबंध आपने लिख लिया। अब इस निबंध को लिखने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस बार बार करिए, साहित्य और नैतिक मूल्य हेडिंग डालिए, और भले ही आप इसको याद कर लिए और याद करके पीरियोडिकली लिखने की कोशिश करिए। हर हफ्ते आप एक या दो निबंध आप ऐसे लिखेंगे और रिपीट कर करके बार बार लिखते रहेंगे तो वो उसकी जो भी बातें हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। और जी फिर सर। ये चीज नहीं होगी कि हर बार निबंध अलग हो जाएगा। निबंध लिखने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन निबंध के विचार दिमाग में बैठ जाने चाहिए आप, ठीक जी है। सर। और हमको हाँ। बहुत सारे निबंध नहीं पढ़ने हैं। मैंने बताया था आपको कि हमारे पास 9 निबंध आते हैं, 9 में 3 करने होते हैं, हमारे पास 3 सेगमेंट होते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका होता है इन 3 में से हर सेगमेंट में 3 टॉपिक्स होते हैं, उन 3 में से कोई 2 टॉपिक आप पकड़ लीजिए और उन 2 टॉपिक पे जितने निबंध बन सकते हैं वो निबंध आप तैयार करके उनकी लिखने की प्रैक्टिस करते जाइए। निबंध को भी एक सब्जेक्ट की तरह लेंगे तो निबंध की ठीक है। तैयारी अच्छी तरीके से हो जाएगी, और फिर ये जो इशू आप बता रहे हैं ये इशू नहीं आएगा, जी सर। ठीक है। थैंक यू चलिए, अब आते हैं अगले पैराग्राफ में। अगला पैराग्राफ हमारे पास है कि नैतिक मूल्य क्या होते हैं। हम नैतिक मूल्यों के बारे में बता देते हैं, है ना। पहला प्रस्तावना, फिर मैंने कहा था साहित्य क्या है, तो साहित्य को हमने नैतिक मूल्य से जोड़ के वहां पर डिफाइन कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं नैतिक मूल्य क्या होते हैं। तो तीसरे पैराग्राफ में नैतिक मूल्य, तो नैतिक मूल्य, अब जस्ट जो मैंने डेफिनेशन आपको लिखवाई थी आप वो भी लिख सकते हैं, या मैं आपको यहाँ पर एक दूसरी तरीके से लिखवा रहा हूँ, तो आपके पास 2 ऑप्शन हो जाएंगे, दोनों में से कोई भी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो नैतिक मूल्य समाज की नींव है, वे हमें सम्मान और सद्भाव के साथ रहने की शिक्षा देते हैं। ये मूल्य हमें सही और गलत के बीच भेद करने, कॉमा, अच्छाई और बुराई के बीच अंतर करने, और नैतिक निर्णय लेने में सहायता करते हैं। अब देखिए, सेंटेंसेस मैं छोटे छोटे बना रहा हूँ। एक सेंटेंस यहां शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 6 शब्दों में खत्म हो गया, फिर दूसरा शुरू हुआ, वो भी छोटा सेंटेंस है, ठीक। लेकिन ये सेंटेंस क्या हो गया, बड़ा हो गया, है ना। तो सेंटेंसेस छोटे बनाने की कोशिश करिए, और अगर कोई सेंटेंस बड़ा हो रहा है और आप उसको एक से ज्यादा सेंटेंसेस में नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, तो आप कोशिश करिए कि कॉमा का इस्तेमाल करके उसके सब पार्ट कर, क्लियर, ठीक है। जी जी सर। सर। दूसरी बात यह है कि एक ही शब्द का बार बार रिपीटिशन ना करें। एक ही सेंटेंस में देखें, यहाँ पर सही और गलत के बीच भेद, और यहाँ पर अच्छाई और बुराई के बीच भेद हम यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पर
शब्द को बदल दिया, बदल दिया। है ना। इससे क्या होगा, जो Yes. सेंटेंस है वो सुंदर बन जाता है। अगर हम यहाँ पर भी भेद करते तो वैसे तो ना खराब लगता, लेकिन थोड़ी सी सुंदरता में क्या हो जाती, वाक्य विन्यास की सुंदरता में थोड़ी सी कमी आ जाती है। ऐसे क्या है, अलग अलग एक ही अर्थ के अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करने से थोड़ा सा सुंदरता आ जाती है। ठीक है, सहमत है इस बात से? यस सर। जी सर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो ये मूल्य हमें सही और गलत के बीच भेद करने, अच्छाई और बुराई के बीच अंतर करने और नैतिक निर्णय लेने में सहायता करते हैं। ठीक, आगे इसी पैराग्राफ में साहित्यकार अपनी रचना, अब इसको साहित्य से जोड़ दिया, साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से नैतिक मूल्यों को प्रेरित करते हैं। और कैसे? वे विभिन्न कहानियों, पात्रों और घटनाओं के माध्यम से हमें नैतिकता के महत्व को समझाते हैं। खत्म पैराग्राफ। ये भी 60-65 शब्दों के आसपास रहा होगा। यस। ठीक, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं। उदाहरण किसका दे सकते हैं? जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं आगे, उदाहरणार्थ रामायण में भगवान राम का जो चरित्र है, भगवान राम रामायण के पात्र है ना, तो भगवान राम का चरित्र आदर्श पुरुषत्व, आदर्श पुरुषत्व, कौमा, त्याग और कर्तव्य निष्ठता का प्रतीक है। सर ये पात्राओं और के बाद क्या लिखा है? वे विभिन्न कहानियों, पात्रों और घटनाओं के माध्यम से हमें नैतिकता के महत्व को समझाते हैं, या हमें नैतिकता का महत्व समझाते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। तो उदाहरणार्थ रामायण में भगवान राम का चरित्र आदर्श पुरुषत्व, त्याग और कर्तव्य निष्ठता का प्रतीक है। ऐसे ही महाभारत उठा ले तो महाभारत में जो युधिष्ठिर का चरित्र है वो सत्यनिष्ठा का, धैर्य का और न्यायप्रियता का प्रतीक है। ये भी तो नैतिक मूल्य ही है। ठीक है ना। यस। वो भी लिख सकते हैं कि महाभारत में युधिष्ठिर का जो चरित्र है वो सत्यनिष्ठता, धैर्य और न्यायप्रियता का प्रतीक है। ठीक है, यस। अब अगले पैराग्राफ में चलते हैं। हटा दें इसको। यस। जिससे सत्यनिष्ठा, धैर्य और न्यायप्रियता का। न्यायप्रियता का प्रतीक है। जो युधिष्ठिर है उनको धर्मराज का अवतार माना जाता था ना। जी सर। सर यहाँ पंचतंत्र का उल्लेख नहीं किया जा सकता? बिल्कुल, पंचतंत्र हम लोग थोड़ा सा आगे यूज करेंगे, जब हम नैतिक शिक्षा की बात करेंगे तो वहां पर यूज करेंगे। ओके ठीक है, ओके सर। पंचतंत्र और हितोपदेश को यूज करेंगे अभी बस थोड़ी देर में। ठीक, अब ओके। यहाँ पर अगला पैराग्राफ, नैतिक मूल्य क्या होते हैं, साहित्य क्या होता है। अब हम देखते हैं कि साहित्य किस प्रकार से नैतिक मूल्यों के लिए समाज को प्रेरित करता है। ये अगला पैराग्राफ हमारा इस बारे में हो जाएगा कि साहित्य का उद्देश्य साहित्य का उद्देश्य मानवीय जीवन के विभिन्न
पक्षों को उजागर करना और पाठकों को आत्ममंथन के लिए प्रेरित करना है या प्रेरित करना भी है। मनोरंजन के अलावा आत्ममंथन करने के लिए आपको प्रेरित ना करे तो वो साहित्य नहीं। साहित्यिक कृतियों में निहित नैतिक मूल्य, साहित्यिक कृतियों में निहित नैतिक मूल्य व्यक्ति को सही और गलत का अंतर सिखाते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था रामायण का, तो अब यहाँ बता रहे हैं कैसे सिखाते हैं, है ना। तो रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में नैतिकता के उच्च आदर्शों, नैतिकता के उच्च आदर्शों को प्रस्तुत किया गया है। कैसे प्रस्तुत किया गया है? नायक और खलनायक के द्वारा। जो नैतिक है वो नायक है और जो खलनायक है वो अनैतिकता का प्रतीक है ना। इन ग्रंथों में इन ग्रंथों में नायक और खलनायक के चरित्रों के माध्यम से नैतिकता, धर्म और कर्तव्य के संदेश दिए गए। ठीक है, ऐसे ही हम एग्जाम्पल में और लिख सकते हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं हम, रामायण महाभारत के अलावा दूसरे साहित्यकारों को ले सकते हैं, दूसरे साहित्य ले सकते हैं। जैसे प्रेमचंद्र के उपन्यास हैं, प्रेमचंद्र के उपन्यासों में, प्रेमचंद्र की कहानियों में सामाजिक कुरीतियों और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का चित्रण किया गया है और ये हमें न्याय और समानता के लिए प्रेरित करता है। वो गरीबों के जीवन को दिखाते हैं, गरीबों के जीवन में क्या समस्याएं हैं वो दिखाते हैं। वहां पर नैतिक और अनैतिक विचारों के मध्य संघर्ष को दिखाते हैं, वो चाहे गोदान हो, वो चाहे निर्मला हो, वो चाहे दूसरी कहानियां हो, हमारी कफन नाम की कहानी हो। ऐसे ही महात्मा गांधी के जो भी लेख हैं, महात्मा गांधी के लेखों में भी अहिंसा, सत्य, प्रेम के सिद्धांतों पर उन्होंने जोर डाला है और उनके लेखों को अगर हम लोग देखें तो वो भी हमको एक बेहतर समाज बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हम दूसरे साहित्यकारों को, दूसरे लोगों को भी यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? चले आगे। जी सर। यस सर। अब साहित्य तो हमको नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, लेकिन साहित्य ये नैतिकता के मूल्य लाता कहाँ से है? तो हम लोग पहले जान चुके हैं कि साहित्य और समाज दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। साहित्य जो है वो अपना कच्चा माल, अपना रॉ मटेरियल कहाँ से प्राप्त करता है? साहित्य अपना कच्चा माल, अपना रॉ मटेरियल समाज से प्राप्त करता है। वो समाज की जो विचारधाराएं हैं, समाज की जो मान्यताएं हैं, समाज की जो परंपराएं हैं, उनको उठाता है। और अगर उसको लगता है कि कोई परंपरा ऐसी है जो अनैतिक है, जो गलत है, तो वो उसको चुनौती भी देता है ना। वो
अपनी कृतियों के माध्यम से समाज में सुधार की दिशा को प्रेरित करता है ना। जैसे हम लोगों ने भी प्रेमचंद का एग्जाम्पल यहाँ नहीं, लेकिन हम लोग अब इस पैराग्राफ में प्रेमचंद का एग्जाम्पल डाल लेते हैं। चलिए अलग से डाल लेते हैं, हटा दें इसको। जी सर। ठीक। सर तो अगले पैराग्राफ में साहित्य रॉ मटेरियल कहाँ से लाता है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगला पैराग्राफ लिखते हैं कि साहित्य समाज में प्रचलित परंपराओं, विचारों, मान्यताओं आदि को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। ये पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं, प्रतिबिंबित करता है कॉमा, और उन्हें चुनौती देता है, और उन्हें चुनौती देता है। अगर कुछ कमी पाता है, कुछ गलती पाता है तो उन्हें चुनौती देता है। या अपनी कृतियों के माध्यम से, या अपनी कृतियों के माध्यम से समाज को सुधार की दिशा में बढ़ने को प्रेरित करता है। और यहां पर हम एग्जाम्पल में डाल देंगे प्रेमचंद। जैसे प्रेमचंद की कहानियां और उपन्यास समाज के जो निचले तबके के लोग हैं उनकी पीड़ा को दिखाते हैं, उनके संघर्ष को दिखाते हैं। ठीक। और प्रेमचंद ने अपने जो भी साहित्य, जो भी किताबें हैं, जो भी उपन्यास हैं, जो भी उनकी कहानियां हैं, उनमें नैतिक मूल्यों को बहुत बेहतर तरीके से दिखाया है। और वो समाज में समानता और जो न्याय है उसकी जो आवश्यकता है उसको अपने इन कृतियों में बखूबी चित्रित करते हैं। कौन? प्रेमचंद। ठीक, क्लियर। तो ये हो गया एक और पैरा। कितने शब्द हो गए होंगे अंदाजन? लोग को 300 के आसपास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पैरा में आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पैरा है हमारा, पैरा नंबर क्या है? ये कितने पैरा हो गए? सर पांचवा। पांचवा होगा। तो पांचवा सर, पांचवा। 60-70 के हिसाब से भाई 300-300 के आसपास है। ऐसे आप अपने जो शब्द हैं उनका भी अंदाजा रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि साहित्य जब हमको नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है, हमको नैतिकता का ज्ञान दे रहा है, तो बेसिकली वो हमें क्या दे रहा है? नैतिक शिक्षा ही तो दे रहा है ना। ठीक है, ये और हमारे सामने साहित्य में बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जो हमको स्पेसिफिकली, हम उनके नाम याद रखते हैं नैतिक शिक्षा के लिए। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे पास पंचतंत्र है, यहाँ पर डालेंगे पंचतंत्र का नाम। हितोपदेश है, बौद्ध धर्म की जातक कथाएं हैं। ऐसे अगर हम लोग देखें तो जो चाणक्य नीति है, ये सब चीजें हमें क्या देती हैं? नैतिक शिक्षा, स्पेसिफिकली नैतिक शिक्षा देती हैं। इसके अलावा साहित्य की और भी जो कृतियां हैं, लगभग हर साहित्य कृति हमको कोई ना कोई नैतिक सूत्र पकड़ा के दे चली जाती है। अब ये अलग बात है कि कोई उसको समझ के उसको सीखता है, अपनाता है, जीवन में शामिल करता है, और कोई उसको ऐसे ही छोड़ देता है ना। तो
यहां पर अगला पैराग्राफ है कि साहित्य नैतिक शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। साहित्य नैतिक शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। जब पाठक, पाठक की जगह व्यक्ति शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जब पाठक साहित्यिक कृतियों को पढ़ता है तब वह नैतिकता व जीवन मूल्यों के प्रति जागरूक होता है। यह व्यक्ति और समाज में संवेदनशीलता संवेदनशीलता सहानुभूति और नैतिकता का विकास करता है। जैसे पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाएं आदि व्यक्ति को नैतिक ज्ञान या शिक्षा, कुछ भी लिख सकते हैं, प्रदान करने के अद्भुत उदाहरण है। ठीक है। और ये जो पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाएं वगैरह वगैरह, इनकी जो कहानियां हैं, ये जितनी भी चीजें हैं, ये कहानियों के माध्यम से खास तौर से छोटे बच्चों को बचपन से ही अच्छे बुरे, सच्चाई, झूठ, कर्तव्य, अधिकार वगैरह के बारे में सीख देती। ठीक है, क्लियर। इनमें बेसिकली क्या है, जानवरों, पक्षियों, बुद्ध के अवतारों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी गई है, जो बच्चों के अंदर और जो भी उनको पढ़ता है उनके अंदर सद्गुणों का विकास करने का काम करती है। दूसरी चीज, नैतिक मूल्यों के साथ एक और चीज आ जाती है। कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हम क्या करें क्या ना करें के चक्कर में फंस जाते हैं। ठीक है, नैतिक मूल्य हमको ऐसी परिस्थिति में लाके खड़ा कर देते हैं कि हम ये तय नहीं कर पाते कि हम क्या करें। हमारे सामने दो रास्ते हैं, दोनों ही सही हैं, लेकिन उन रास्तों में एक संघर्ष है, एक कन्फ्लिक्ट है, दोनों एक दूसरे के विरोध में जा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें तो मान लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप किसी जिले के जिलाधिकारी, ठीक है, आप किसी जिले के जिलाधिकारी हैं और आपके पास एक स्कीम आती है, समझने के लिए केवल मैं बता रहा हूं, आपके पास स्कीम आती है जिस स्कीम में आपको किसी को कोई, फॉर एग्जाम्पल, रहने के लिए घर देने का अधिकार है। ठीक, उसके कुछ नियम कायदे हैं और उन नियम कायदों के आधार पर आप उसके अंतर्गत किसी को रहने के लिए घर प्रदान कर सकते हैं। ठीक, वहीं आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो बहुत ही फटेहाल है और नियम कायदों में ये भी है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन लेना पड़ेगा, आधार कार्ड लेना पड़ेगा, वगैरह वगैरह लेना पड़ेगा। ठीक है, अब उन नियम कायदों में ये चीजें लिखी हुई हैं और कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसकी हालत बड़ी खराब है और उसके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, और आपको पता है कि भाई हाँ, इस आदमी को जो जरूरत है वो जेन्युइन है, उसकी जो जरूरत है वो वाजिब है, लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ना होने के चक्कर में आप के हाथ क्या है, बंधे हैं। लेकिन आप जिलाधिकारी हैं,
आप चाहें तो नियमों में थोड़ी ढील देके ये काम कर सकते हैं, लेकिन अब आप एक नैतिक दुविधा में फंस गए कि आप ये काम करें या ना करें। ये नैतिक दुविधा जब हमारे सामने आती है, और ऐसे ही बहुत सारी नैतिक दुविधाएं हमारे जीवन में आती हैं, आप खुद भी ऐसी नैतिक दुविधाओं का सामना अपने जीवन में अब तक कई बार कर चुके होंगे, जो आपको लगता है कि ये करें कि ना करें, जबकि वो काम गलत नहीं होता, वो काम सही होता है। तो ऐसी जो नैतिक दुविधा हमारे सामने आ जाती है, ऐसे जो नैतिक संघर्ष हमारे सामने आ जाते हैं, इन नैतिक संघर्षों का सामना कैसे किया जाए, इस नैतिक दुविधा से कैसे उबरा जाए, इसमें भी हमारे सामने एक मार्गदर्शक के रूप में साहित्य खड़ा हो जाता है ना। जैसे हम अर्जुन का एग्जाम्पल लें कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो अर्जुन के हाथ में गांडीव था, और उनको पता है कि हमारे सामने जो लोग हैं वो अधर्मी है, लेकिन फिर भी उनके जो हाथ हैं वो थम जाते हैं, उनके पैर हैं वो लड़खड़ा जाते हैं कि मैं अपने प्रियजनों पर, अपने परिवार के सदस्यों पर आखिरकार कैसे हमला करूं, कैसे उनकी जान ले लूं। तो उनके सामने नैतिक दुविधा थी, उनको धर्म की रक्षा भी करनी है, और उनके सामने ये भी आ गया कि अपने ही लोगों को, अपने ही भाइयों को, अपने ही चाचाओं को, अपने ही परिवार के सदस्यों को मैं कैसे उनका वध करूं। तब भगवान कृष्ण गीता के रूप में उनको ज्ञान देते हैं। तो ये जो गीता है ये बताती है कि भाई धर्म और अधर्म के बीच में अगर आपका जो परिवार है, आपके जो प्रियजन है वो भी आ जाए, तो भी हमको किसका साथ देना चाहिए? धर्म का साथ देना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके के जो साहित्य हैं वो हमको एक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि अगर नैतिक दुविधा में हम कभी फंस जाएं तो हमको किस ओर चलना चाहिए, किस ओर हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये भी हमारे जीवन को आसान करने का एक काम है, जो साहित्य नैतिक दुविधा में हमें रास्ता दिखाकर करता है। पॉइंट क्लियर कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं? बढ़े आगे। यस सर। ठीक। नैतिक संघर्ष नैतिक मूल्यों का ही एक भाग है कि साहित्यिक या साहित्य नैतिक, या इसको ऐसे लिखते तो बदल देते, ठीक है, यहां से ऐसे नहीं लिखते, ऐसे कहते हैं कि साहित्यिक कृतियों में नैतिक संघर्ष का वर्णन पाठक को गहराई से सोचने और आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करता है। साहित्य में नैतिक संघर्ष नायक के चरित्र को विकसित करने में सहायक होता है, सहायक होता है। ठीक है। यह पाठकों को ऐसी परिस्थिति में निर्णय लेने में मार्गदर्शन प्रदान करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, महाभारत के युद्ध में अर्जुन का नैतिक दुविधा में फंसना, ऐसे ही शेक्सपियर का जो मैकबेथ है, शेक्सपियर का जो ओथेलो है, ठीक है, हैमलेट जो शेक्सपियर का नाटक है, ये भी नैतिक दुविधा को दिखाता है, जहां पर नायक फंस जाता है। मैकबेथ, ओथेलो और जो हैमलेट है, इस पर हिंदी में इनको अडॉप्ट करके फिल्में भी बनी हैं। विशाल भारद्वाज ने हैमलेट पर बनाई है हैदर, ओथेलो पर बनाई है ओंकारा, और
जो मैकबेथ है उस पर बनाई है, मकबूल, अगर इन फिल्मों को देखेंगे तो हम ये जान जाते हैं कि जो 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 नायक है वो एक नैतिक दुविधा में फंसा हुआ है। जैसे हैमलेट में हम हैदर को देखते हैं तो उसकी जो माँ है और जो उसका चाचा है, उन्होंने उसके पिता को मार दिया और नायक अंत तक इस दुविधा में फंसा रहता है कि वो अपने पिता की मौत का बदला ले या ना ले। ठीक है, क्या करे आगे, किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में वो रहता है और अंत में उसको बताया जाता है कि आखिरकार वो इस नैतिक दुविधा से कैसे निकलता है। ऐसे ही बात आती है ओंकार ओथेलो में, और ऐसे ही हमको जो शेक्सपियर है वो हैमलेट में फंसाते हैं। तो यहाँ पर ये जो महाभारत है उसमें अर्जुन का जो द्वंद्व है, जो नैतिक दुविधा है, उससे निकलने में जो गीता या महाभारत का जो गीता वाला भाग है वो सहायता प्रदान करता है। और हम आज भी देखते हैं, हम हमारे बड़े बूढ़े जो विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि जीवन में कोई किताब पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन गीता को जरूर पढ़ना। इसीलिए क्योंकि गीता हमको वो ज्ञान देती है कि अगर हम कहीं किसी नैतिक दुविधा में फंसते हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जो सबसे बेहतर ज्ञान है वो गीता हमको प्रदान करती है। ठीक है, शेक्सपियर की मैकबेथ, ओथेलो और हैमलेट का भी उल्लेख यहाँ पर आप कर सकते हैं, नैतिक दुविधा और उनसे निकलने में क्या मार्गदर्शन मिलता है उसके संदर्भ में। लेकिन फिर ऐसे भी लंबा हो जाएगा, तो महाभारत का और हमारे देश काल परिस्थिति के अनुसार वो ज्यादा बेटर है, महाभारत का उल्लेख। लेकिन फिर भी है, और मैकबेथ का भी किया जा सकता है अगर आप चाहें। ठीक है, क्लियर, ठीक है। जी जी। अच्छे से समझ में आ रहा है ना? यस यस सर। ठीक है, मजा आ रही है या बोरियत हो रही यस है? हाँ नहीं, मजा आ अच्छा सर रहा है। अच्छा लग रहा है। ठीक है सर, ठीक है। अब हम पूरी कहानी पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक आधुनिक साहित्य का नाम नहीं लिया। तो आधुनिक साहित्य का भी उल्लेख जरूरी है। आधुनिक साहित्य को भी हमको थोड़ा सा लेके आना पड़ेगा, भले ही उसकी एक झलक ही क्यों ना दे दे, लेकिन दे देते हैं। और आधुनिक अच्छा साहित्य सर, का, हाँ सर एक जरा थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजन क्या, एक छोटा सा क्वेश्चन है हाँ, कि सर क्या हर साहित्य समाज को अच्छा चीज ही सिखाता है? मतलब देखिए, साहित्य साहित्य अच्छी चीज सिखाने की कोशिश करता है। मैंने आपको बताया साहित्य का मतलब क्या है। शुरुआत में मैंने कहा साहित्य वो है जो आपको अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने को प्रेरित करे। अगर कोई साहित्य ऐसा है जिससे आपके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता, जो साहित्य आपको कुछ सिखाता नहीं है, जो साहित्य आपके मन को परिवर्तित नहीं करता है, जो साहित्य आपको आपकी बुरी प्रवृत्तियों के प्रति जागरूक नहीं करता है, वो साहित्य है ही नहीं। ठीक है, तो अगर कोई साहित्य ऐसा है जो गलत डायरेक्शन में आपको लेके जाता है तो साहित्य नहीं है वो। उसके लिए हम लोगों ने एक टर्म तो सुना एक है। तरह से सर तो वेद भी एक विवाद का विषय हो जाता है, क्योंकि वेदों में तो कुछ कुरीतियों को प्रमोट किया गया है, जैसे देखिए, बेटियों वेदों को में दिखाया गया है। कुरीतियों को प्रमोट नहीं किया गया है। वो देखिए, साहित्य क्या होता है, साहित्य देश काल और परिस्थिति के अनुसार रचा जाता है। साहित्य कहाँ से अपना कच्चा माल उठाता है? साहित्य कच्चा माल उठाता है अपने आसपास की परिस्थितियों से। तो जब वेदों की रचना करी गई तो उस समय समाज में जो भी चीजें थी उन चीजों को उसमें डाला गया। ठीक, साहित्य का काम यही तो होता है कि उस समाज में, उस काल में, उस परिस्थिति में, उस देश में जो भी चीजें चल रही हैं उन चीजों को वो एज इट इज आपके सामने प्रस्तुत कर दे। तो वेदों ने उसको एज इट इज आपके सामने प्रस्तुत किया। वहां पर ये नहीं कहा गया कि आप इसको फॉलो करिए, वहां पर तो उल्लेख किया गया है कि ये प्रथाएं या प्रचलित हैं। ठीक है, ये प्रथाएं प्रचलित हैं। और समय के साथ जैसे जैसे विकास होता है तो चीजों में परिवर्तन आता है। तो हम उन प्रथाओं से परिचित होके हम आज ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम उनको फॉलो करें या ना करें। जैसे हम प्रेमचंद्र का एग्जाम्पल देते हैं, तो प्रेमचंद्र ने अपनी जो भी कहानियां लिखी, जो भी उपन्यास लिखे, वो अपने काल, अपनी परिस्थिति, उस समाज में जो चीजें थी उनके आधार पर लिखी। ठीक है, तो उस समय जो वहां पर मौजूद था वो वहां पर साहित्य में दिखाया जाता है, और वेदों में भी यही दिखाया गया है कि भाई इस समय ये चीजें थी। ठीक, वहां पर अगर आप पढ़ेंगे वेदों को तो कहीं पर भी महिमा मंडित नहीं किया गया, केवल ये कहा गया है कि भाई सती प्रथा प्रचलित है और इस तरीके से होती है, विवाह के इतने प्रकार और इस तरीके से होते हैं, इस वेदों में, वैदिक साहित्य में बताया गया है। ठीक जी सर। ठीक, और
उसके बाद उसमें बहुत सी अच्छी चीजें भी बताई गई हैं। और समझ में ही बात आप लोगों को ये? तो यस सर, यस सच्चा साहित्य ही वही है जो अपने समाज में, जिस समाज में वो रचा गया है, उस समाज की अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयों को भी प्रस्तुत करे। और इस मामले से देखा जाए तो वेदों में तो ये काम बहुत बखूबी किया गया है। उन्होंने केवल अच्छाई ही नहीं बल्कि बुराई को भी दिखाया है वेदों में। यस ठीक है, क्लियर सोनल जी? यस सर। और कोई डाउट? नहीं सर। ठीक। आधुनिक साहित्य का हम लोग संदर्भ यहाँ पर ले लेते हैं, और मुझे लगता है कि 500 550 शब्दों के आसपास हम लोग पहुंचने वाले होंगे। तो उसके बाद इसको थोड़ा सा करके हम इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 50 60 शब्द तो हमको निष्कर्ष में भी लिखने होंगे ना। ठीक है, तो उस हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पर देखें तो आधुनिक साहित्य में भी नैतिक मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान समय में लिखी जा रही रचनाएं समाज में व्याप्त समस्याओं जैसे भ्रष्टाचार, हिंसा और असमानता को उजागर करती है। पाठक को ये रचनाएं पाठक को नैतिकता के महत्व का एहसास दिलाती हैं, और उसे समाज में सुधार के लिए प्रेरित करती हैं। अब जैसे समकालीन साहित्यकार, या समकालीन साहित्यकार लेखक भी लिख सकते हैं, साहित्यकार, बताइए किसी समकालीन साहित्यकार का नाम। कुमार विश्वास। कुमार विश्वास। और चेतन भगत। चेतन भगत, बिल्कुल सही। अरुंधति शशि रॉय, थरूर। शशि थरूर, अरुंधति राय, हाँ ठीक है, तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन, ठीक है, सलमान रश्दी, ठीक। सलमान रश्दी है। हाँ, तो एक दो नाम लिख लेते हैं समकालीन साहित्यकार, जैसे अरुंधति राय, अरुंधति रॉय, चेतन भगत। चेतन भगत की किसी रचना से आपको कोई नैतिक मूल्य मिला? थ्री इडियट एक फिल्म बनी थी इनकी, यस यस। वो किस उनके नावल पे बनी थी? हाँ जी सर। सर टू स्टेट। थ्री मिस्टेक ऑफ माय लाइफ। थ्री मिस्टेक ऑफ माय लाइफ। थ्री मिस्टेक। टू क्या स्टेट से क्या कोई उस शिक्षा क्या नहीं मिली। उस क्या उस फिल्म से कोई शिक्षा आपको मिली? सर जिसमें इंसान का इंटरेस्ट हो उसी काम को करना चाहिए, यही शिक्षा हाँ, है। जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसमें आपको काम करना चाहिए। दूसरी बात, आपको अपनी बेहतरी का प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, आपको पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। ठीक है, क्लियर? आप अगर, सिंपल सी बात है, काबिल बनोगे सफलता पीछे भागेगी।
ठीक है, तो ये क्या है, ये एक प्रकार का आपको शिक्षा ही तो दी गई, ये आपके अंदर एक नैतिक मूल्य तो डाला गया कि हमेशा अपनी बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। और आप देखेंगे उसमें वो जो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के बाद पैसे कमाने के पीछे नहीं भागता, बल्कि वो क्या करता है, वो गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देता है ना। अंत में दिखाया है ना, वो जी ऐसे आविष्कार करने की कोशिश करता जिससे समाज का फायदा हो। तो ये क्या है, ये नैतिक मूल्य समाज से लिया, समाज को दिया। yes, ठीक है, तो चेतन भगत आदि जो है, ये आदि ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया है या प्रयास किया है। बस अब इसके बाद हम लोग लिख देंगे उपसंहार या निष्कर्ष और खत्म कर देंगे इसे। अंदाजन कितने शब्द हो गए होंगे, क्या 500 550 के आसपास पहुंचे होंगे हम लोग। सर 500 प्लस 500 हाँ 500 ठीक है, तो इतना बहुत है। अब हम लोग इसका लिख देते हैं, क्योंकि 50-60 का तो वही होगा, है ना। जी तो चलिए, अब हम लोग लिखते हैं, इसको बदल दें पेज को। ये सर। ठीक, जरूरी नहीं कि ये निबंध जैसे मैंने लिखवाया आप भी एज इट इज ही लिखें, आप अपने हिसाब से फिर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको और बेहतर बना सकते हैं, खराब ना बने, बेहतर बने। तो अब इसको हम लोग अंत करते हैं, इसका समापन करते हैं और निष्कर्ष लिखते हैं। और निष्कर्ष कैसे लिखेंगे, लिखते हैं कि साहित्य और नैतिक मूल्य एक दूसरे के पूरक है। साहित्य नैतिक मूल्यों का संवाहक है और समाज में नैतिकता के प्रचार प्रसार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ठीक है, जितना लिखा है उसी को समराइज करके भी लिख सकते हैं हम लोग। साहित्यिक कृतियां व्यक्ति के चरित्र निर्माण में सहायक होती हैं। सहायक होती हैं और समाज को नैतिकता की ओर प्रेरित करती हैं। समाज को नैतिकता की ओर प्रेरित करती हैं। ठीक, आता है साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन न मानकर उसे नैतिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्रोत मानना चाहिए, या समझना चाहिए, कौमा, जो समाज को
उच्च आदर्शों की ओर प्रेरित करता है। ठीक है, ये हो गया। अब एक बार जल्दी से देख लीजिए कि कुल कितने शब्द हो गए। क्या हम 600 क्रॉस कर गए? नहीं किए होंगे, उसके आसपास ही में, क्योंकि हम लोग ये सब नहीं हुआ है। 60 के आसपास एवरेज लग- लेके चल रहे हैं पर पैरा। लगभग 550। ठीक है, तो बीच में जैसे मैंने एग्जांपल्स बोले, वो एग्जांपल्स आप ऐड ये कर देंगे तो एग्जाम 600 के आसपास छूटा हुआ पहुंच है। जाए। ठीक है, क्लियर? एक बार पूरा ऐसे पढ़ डालिए और देखिए कि फ्लो है या नहीं है। पढ़ लिया आप लोगों ने? गजेंद्र जी आपने? जी सर, पढ़ लिया। ठीक है, सीमा जी? यस सर, पढ़ लिया। ठीक है, तो समझ में आ गया अच्छी तरीके से आप लोगों को ये? जी सर। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग आज फिनिश करते हैं। मेरी एक्चुअली दूसरी क्लास है तो इसमें टाइम लग गया, और जो आंसर्स हैं वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और उसमें हम लोग जो अशासकीय पत्र है, अशासकीय पत्र के कुछ एग्जाम्पल्स को भी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ठीक इतना है रख सर। रहे हैं आज, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और अगले संडे से आपका जो टेस्ट है वो भी हो जाएगा, और उस टेस्ट का जो सिलेबस होगा मैं मंडे को दे दूंगा। ओके, ठीक है सर। ठीक है, चलिए फिर गुड सर इस नाइट। बार संडे को टेस्ट नहीं होगा। गुड इस नाइट सर। संडे को नहीं, अगले संडे को मुझे कुछ चीजें देनी है, क्योंकि उसको भी टेस्ट में इंक्लूड करूंगा ना, तो उसको दे दूं फिर उसको टेस्ट में इंक्लूड करूँ तो बेहतर रहेगा। ठीक है, हाँ। सर टेस्ट कैसे होगा सर? टेस्ट होगा जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, आप अपना कैमरा ऑन करेंगे और कॉपी लेंगे, पेन लेंगे, कैमरा ऑन करके मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और आप उसको लिखेंगे और फिर मुझे व्हाट्सएप पर भेज देंगे। ठीक, लेकिन ठीक है कैमरा ठीक। ऑन करके आप लिखेंगे। अगर आपको अपना चेहरा दिखाने में दिक्कत है तो कैमरा ऑन करिए, कॉपी पे फोकस कर दीजिए। ठीक है ठीक है, सर। लेकिन चेहरा दिखाने से दिक्कत है अगर, तो फिर सिलेक्शन होने के बाद फिर कैसे काम करेंगे? वहां तो चेहरा दिखाना ही पड़ेगा, है ना? ठीक है, ठीक है सर। तो इन सब चीजों से, इन सब मानसिकताओं से बाहर निकलिए और सर वो बिंदास कोर्स काम की करिए। अगर शीट को भी भेज दीजिएगा सर, कौन सी जी? ताकि जो कोर्स की आपने बोला था सारे कोर्स इसमें रहेंगे, हाँ, महिलाओं से रिलेटेड हाँ, था। कोर्ट्स की मैं भेज दूंगा, और मैं जो ये जैसे आज मैंने कोर्ट्स बताई, ऐसे मैं ठीक है, टॉपिक वाइज भी कोर्ट्स डिस्कस करता हुआ चल। ठीक है, ठीक है सर। हाँ ठीक, चलिए गुड नाइट। गुड नाइट नहीं सर। सर। गुड नाइट, थैंक यू। गुड हाँ, नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।